अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा किसी दिन कहानी बनेगी। नमस्कार सभी को, ये है हमारा टॉक शो। इसमें आप सभी को वेलकम है, जिसका नाम है काम की बात आराम के साथ। और इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि आपको आराम के साथ साथ काम की बातें बताई जाएंगी, जिसमें किसी का किस्सा, किसी की कहानी आपको सुनने को मिलेगी जो कि आपके लिए इंस्पिरेशनल बनेगी। तो अगर आपको ये मोटिव इंस्पिरेशनल अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस पे कमेंट ज़रूर करिएगा। ये आपको मेरे चैनल पीस एंड ऑल और फाइंडिंग लाइफ पेज पे मिलेगा। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आज की कहानी है विजया मैम और बंगार राजू एलिपे सर की, जो कि ह्यूटागॉजी एक्सपर्ट्स हैं। चलिए मिलते हैं उनसे, उनके लाइफ के स्ट्रगल्स हम जानते हैं और कैसे वो पहुंचे अपने इस ह्यूटागॉजी के काम की तरफ। नमस्ते। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। So we'll start with first to learn about your life struggles. Basically, this is because we are starting with the story of your own. Basically, this is the book of your story only. So you have to start with your struggles and your successes and failures. तो अपने बारे में कुछ बताइए। Thank you so Over to much you. for inviting us to the show. Uh, we both are Vijay Bhanu Kote and Bangar Raju Elipe. We both are wife and husband. We have been together for 25 years. तो 25 साल से हम दोनों एक साथ चल रहे हैं। हमारा एक बेटा भी है, राजित। तो वो शायद आप ये बोल सकते हो कि अ, हमारा एक हुटागोजी का ट्रेनिंग फर्स्ट जिसने पूरी दुनिया में हुटागोजी ट्रेनिंग के साथ वो पला बड़ा हुआ है, तो वो पहला लड़का है। तो अगर आप हुटागोजी को जो अ, हमारे जो आप यहाँ पे हमारी इंटरव्यू लेने वाले हो ले रहे हो, तो इसका नींव ये बनता है कि हम पेडागोजी को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे लाइफ में, हमारे ऑक्यूपेशन में। तो उस वजह से कीर्ति जी को हम मालूम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंटरव्यू में आए हैं। तो ये हमारी लाइफ की कहानी है, तीनों की कहानी है। यहाँ ये नहीं कि मेरी कहानी है और इन दोनों ने सपोर्ट किया, या इनकी कहानी है या हम दोनों ने सपोर्ट किया। ये पूरे हम तीनों की कहानी है। तो इसमें स्ट्रगल्स तो सब लोगों के होते हैं, तो ऐसे हमारे भी हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे से ऊपर बहुत बड़े स्ट्रगल्स फेस किए होंगे। हमारी एक छोटी सी कहानी है, जिसको हम क्या करना चाहते हैं कि इसे लोगों के आई मीन घरों में जितने बच्चे हैं, बच्चों तक, पेरेंटिंग तक, स्कूल्स में जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन तक पहुंचना चाहते हैं हमारे लाइफ स्टोरी के जरिए। तो थैंक यू सो मच कीर्ति फॉर इनवाइटिंग अस फॉर दिस शो। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या हम अपने आप ही बता दें, ये आप एक बार बोल दीजिए। हाँ मैम, आप स्टार्ट करिए। आप पहले कैसे पहुँचे आप ह्यूटागॉजी तक? क्या आप करते हैं? आप अपना स्टार्टिंग से आप बताइए कि क्या आपकी लाइफ रही और कैसे आपने इसे डिस्कवर किया। और बेसिकली आप जो है बचपन से लेकर के चाहते हैं अपने बारे में बताना, या जहाँ से भी आपको लगता है कि आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है, कि आप उसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं जो कि लोगों के लिए कुछ एक लाइफ चेंजिंग या कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी हो सके। हाँ, थैंक यू। इंट्रोडक्शन। Uh, Namaste. This is Bangar Raju LP. I'm a Hotagaji expert, and especially introspective Hotagaji. I discovered this method. Uh, my wife and me both are implementing Hotagajic method, and in all the schools and parents and teachers and citizens also. And first we implementing on my child, then after we are implementing our children, our students. So it's going on.
let's wait and see what is the result in the education system. And basically, our society depending on education, we given the best education, best policies, then society is good. That is the my motto. And every child learn happily, live happily, and we are making the children world citizens through the Hotagaji. So that is my what is that meaning? Ambition or goal, whatever may be. But this is my ambition, my both ambition. That's why I'm established Hotagaji Trainery LLP. Through the company, we are giving the training for parents, teachers, citizens, and children also. Even now, in this year, World Hotagaji Day theme is home learning. Then I was started home learning uh, September 26th. Three kids joined, and now it's going on home learning process through the Hotogajic method. Thank you. So that is really great. You are bringing transformation in the education system. Being an educationist, both of you are educators, and then you are transforming the whole education system and bringing this awareness to people to learn this way. So basically, how did you both get into this pedagogy? तो पहले बचपन में ना ये बहुत अच्छे ह्यूटागॉग है। जैसे हम ह्यूटागॉजी के किड्स को जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, तो हमने उसे नाम दिया है ह्यूटागॉग। तो मैंने उसे HEUTAGOG करके कहा, तो हमारे जो फाउंडर ह्यूटागॉजी के फाउंडर स्टीवर्ट हेज हैं, तो उन्होंने कहा विजया मेक इट HEUTAGOGUE। आई मीन गॉग के पास यूई रखने के लिए कहा, तो हम अभी वो सर्टिफिकेट में भी यही देते हैं कि ह्यूटागॉग, you are a transformed human being, you are a ह्यूटागॉग now after the training is given। तो पहले जब ये छोटे थे तो इनकी इनकी माँ 8 साल की उम्र में गुज़र गई थी। तो इनके पापा ही थे, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं रख पाते थे क्योंकि काम की वज़ह से। तो इनको हॉस्टल में डाला गया। तो कभी-कभी घर में रहते थे, कभी-कभी हॉस्टल में रहते थे। तो बचपन से ही इनके लाइफ स्किल्स की सीखने की तरीका, जब भी अगर आप मेरे फ़ेसबुक पेज में देखेंगे तो मेरे हस्बैंड के ये जो जितने भी कारनामे होते हैं या स्टोरीज़ होते हैं, बचपन के स्टोरीज़, वो मैं I write about them, and I'm like so much excited to know about them, how he learned things on his own। तो शायद तब हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कोई गॉजी भी आएगा कि ह्यूटागॉजी करके, जिसमें आप अपने आप ही सीख लो और उसे ह्यूटागॉजी का नाम दिया जाएगा। तो पहले से हम सब ह्यूटागॉग्स ही हैं, क्योंकि बचपन से हम क्या करते हैं, हम अपने आप सीखते हैं, इमिटेशन के ज़रिए सीखते हैं। तो ये बचपन से जब हम पैदा होते हैं तो तब से ही हम ह्यूटागॉग्स ही होते हैं। ताकि अभी जाके 2000 में ह्यूटागॉजी को इन्वेंट किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छे से अपने आप सब सब कुछ सीखने लगे थे बचपन में। और मेरे बचपन की बात आई तो मैं आई ऑलवेज़ लव्ड व्हाट आई वांटेड टू डू। मुझे अच्छा लगता है तभी मैं करती थी। घर में आके कभी मैंने पढ़ाई नहीं की। अभी जो पेरेंट्स इतना ज़ोर डालते हैं बच्चों पे, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि हम पे तो कभी किसी ने ज़ोर ही नहीं डाला। क्योंकि बच पेरेंट्स को पता था हमारे टैलेंट्स के बारे में, या हम क्या कर सकते, कितना कर सकते हैं। तो तब तो ऐसा कुछ नहीं था। अभी भी ऐसे कुछ होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता था कि मुझे जो अच्छा लगे मैं वही करूँ। तो ऐसे बचपन से मेरे डैडी, मेरे ग्रैंडमदर, ये दोनों स्टॉन्च सपोर्ट थे मेरे। मेरी माँ बहुत किट-किट करती थी, मम्मी बोलती थी तुम घर में पढ़ाई नहीं करती हो, अगर बिना पढ़ाई के इतने अच्छे मार्क्स लाती हो, अगर पढ़ाई करोगी तो कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि अ, मैं जो सुनूँ क्लास में
तो वो रिप्रोड्यूस करूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करूँ, वो रिप्रोड्यूस करूँ एग्ज़ाम में, वही सही है। रात को बैठ के पढ़ो, सुबह-सुबह जाके एग्ज़ाम लिखो, उसके बाद तो वो चला जाएगा ना यहाँ से। तो मुझे ऐसा अच्छा लगता था कि मैं अपने आप सीखूँ। तो हम दोनों ने ऐसे ही, इनकी जो विलेज बैकग्राउंड है, ये बहुत अच्छे हिटोगॉग है। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन ठीक-ठाक। मैं पढ़ती थी ऐसे, आई मीन आई डू व्हाट आई वांट। तो मैं चाहती थी कि सारे बच्चों को इतनी ही फ्रीडम मिले। वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर इफ यू गिव द लिबर्टी टू द किड व्हाट द चाइल्ड वांट्स टू डू, they'll explore many things, they'll invent on their own. We don't give the chance to the children in such a way. So मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सोलमेट कह सकते हो आप, माधुरी जनलगड्डा। हम दोनों 6th क्लास से हम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स रह चुके हैं, तो अभी तक भी। तो हम दोनों का यही था कि ऐसा हो, एजुकेशन अच्छा हो। तो इसके बाद मैं टीचर बनी, मैं आईएएस बनना चाहती थी। मेरे डैड की आई मीन ड्रीम था कि हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करें, कि वो डीटीओ बने, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, और मैं उनकी आईएएस कलेक्टर कलेक्टर बन के उनके साथ ही काम करूँ। तो बीच में ऐसा हुआ कि उनकी सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो चल बसे। तो मुझे तब तक जो ग्रैंडमदर टीचर थी, तो उन्होंने जो जितना मुझे एनकरेज किया टीचर बनने के लिए, तो मेरे पापा बहुत अगेंस्ट थे। ही वांटेड मी टू बिकम एन आईएएस। तो ग्रैंडमा ने ये कहा कि हाँ, 9 महीने की ट्रेनिंग है, चलो जाने दो, करने दो, उसके बाद उसको उसे जो करना है वो करेगी। मेरे लिए 9 महीने का कोर्स करने दो। तो 9 महीने के से पहले वो चल बसे, तो मुझे तो टीचर ही बनना था। ये मेरा ड्रीम नहीं था कि मैं टीचर बनूँ। तो फिर उसके बाद मेरे बहन और भाई थे, तो उनको अ, एजुकेशन की ज़रूरत थी, मम्मी की सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने अपनी एजुकेशन को ड्रॉप किया और मैं टीचर बन गई। बीएससी लिखा, तो पहली बार में ही मुझे पोस्टिंग मिल गई, तब मैं 22 की थी शायद, 22-23 की। तो तब मुझे पोस्टिंग मिला है। तब मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में गई, तब के गवर्नमेंट स्कूल की हालत इतनी खराब थी। वहाँ पे ये बेल भी नहीं था। एक एक पट्टा था, क्या है, वो रेलवे का जो होता है ना, आयरन पट्टा, जो वो था, उसमें बेल रिंग करते तो वो भी कोई ना कोई चोरी करके ले जाता था। और और जो इतने वो बिल्डिंग्स की हालत थी, हमें ऐसे ऐसे रहते थे कि क्या पता जब बारिश होते ही आई मीन कोलैप्स हो जाए, तो ऐसी हालत थी। तो तब जेके जाके मुझे लगा कि मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, सिटी में, और ये बच्चे इतने कैसे एजुकेशन ऐसे ऐसे कैसे? तो तब जाके मैं क्या करने लगी कि बच्चों को ना स्कूल में लाने के लिए बहुत दिक्कत थी। रिंग बजाओ फिर भी वो नहीं आते थे। छोटा-सा विलेज था, बहुत छोटा-सा हैमलेट था वो। तो मुझे क्या करना पड़ता था कि बच्चे आ जाएँ मैं हमारे यहाँ, तो हम क्या करते थे कि उनको चॉकलेट या बिस्किट को, वो वग़ैरह सब एक फूड मटेरियल मैं अपने पास रखती थी, तो बच्चे आते थे। तो उसके अच्छा, बाद तो वो उनको ना गेम्स के। हाँ? मिड डे मील का सिस्टम नहीं होगा ना हाँ, तब मिड डे तो? मील तो था, लेकिन हाँ, तो मिड आप डे मील एक्स्ट्रा के लिए तो लाते। अट्रैक्ट नहीं होते हैं ना, बच्चे हैं, उनको घर में भी मिल जाता है। तो ऐसे फूड लेके आती थी, तो फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा कि वो वहाँ पे इतने छोटे-छोटे शॉप्स हैं, वहाँ पे भी खरीद लेते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। तो मैं क्या करने लगी कि आई ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन, द लेसन्स इंटू गेम्स। तो अगर 4 बच्चे फर्स्ट डे में आए, तो मैं उनको गेम में एजुकेशन सिखाती हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, तो वो बहुत एक्साइटेड थे। दूसरे दिन 10 बच्चे आ जाते थे, तीसरे दिन 15 बच्चे आ जाते थे, तो इट वाज़ गुड। लाइक तो तब मुझे लगा कि गेम इज़ समथिंग, स्पोर्ट इज़ समथिंग दैट अट्रैक्ट्स किड्स। प्लेवे अगर मेथड से ये बच्चे पढ़ते हाँ, हैं। अगर ये स्टडी भी इसी तरह से अगर हम मर्ज कर सकें तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसे बच्चे स्कूल में आने लगे, तो तब जाके मेरी तो ये ड्रीम नहीं थी कि मैं टीचर ही बनूँ।
लेकिन जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी, तब मैं अपने आप को इन्वेंट कर रही थी, अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी कि जब टीचिंग प्रैक्टिस का चलता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर पैडी के बारे में बच्चों को सिखाना है, तो इट्स लाइक यू नो यू वांट टू टीच कैसे फूड हमारे माउथ तक आता है। तो सारे जो ट्रेनीज थे, वो एक बड़ा-सा चार्ट लेते थे, चार्ट में पैडी का प्लांट लगाओ, ग्रेन्स ड्रॉ करो, उसको डिस्प्ले करो। मुझे ये नेचुरल नहीं लगता था। तो मैं क्या करती थी, बहुत दूर तक मैं पैदल चलती थी, जहाँ पे भी पैडी के वो क्रॉप था, वो लेके आती थी। वो लेके आके फार्मर से बात करके वो सारा जो ज्ञान थोड़ा-सा भी है, तो उसे एक सॉन्ग के ज़रिए या कुछ कहानी के ज़रिए मैं बच्चों को सिखाती थी। तो तब मैं अपने आप को इन्वेंट कर रही थी कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है। ऐसा ही अच्छा लगता है और बच्चों को भी ऐसा ही अच्छा लगता है। तो ऐसे-ऐसे करते-करते हम कुछ सालों के बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे 2 बच्चे थे पहले, वो बर्थ में ही चले गए। तो तब मैं वी बोथ वेंट इंटो अ डीप डिप्रेशन। तो बच्चे तो नहीं रहे। मैं आई वाज़ इंटो डिप्रेशन, तो मैं उससे बाहर नहीं आती थी। बाहर जितना भी ये कोशिश करे, ये मेरे पोएट्री को लेके पब्लिशिंग के लिए भेजते थे, मेरी कहानियाँ पब्लिशिंग के लिए भेजते मैं आई एम अ राइटर, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं राइटर हूँ, मैं लिखती थी बस। तो ये सब पब्लिशिंग के लिए भेजते थे ये, तो वो पब्लिश हो जाते थे। तब भी थोड़ा-सा मैं बाहर आती थी लेकिन इतना नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा, तो मुझे स्कूल जाने का दिन आ गया, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे जीना है तो जैसे मेरे 2 बच्चे गए हैं, वो एक्सपायर हुए हैं, उनको मैंने जो पेट में थे तभी मैंने उनका नाम ग्लोरिया और ग्रेसी रखा था। तो उनके नाम से ही मैं सारे बच्चों में उनको क्यों ना देखूँ? मुझे जीना था, तो मैंने ये ठान लिया कि जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाऊँगी, वो मेरे अपने ही बच्चे होंगे। इट्स नॉट लाइक बायोलॉजिकल, आई विल बी अ मदर रादर देन बीइंग अ टीचर। तो तब भी इनकी टीचर्स बहुत जब सपोर्ट भी रहा। हाँ, तो जब जब तब भी मैं टीचर्स इस उस तरह की सोच रखते हैं उस तब बच्चों के साथ वो ज़्यादा अच्छे से उनको हाँ, कुछ ना हाँ, कुछ दे पाते हैं। हाँ। तो तब से मैं अब तक आई मीन 2002 ये हादसा हुआ, 2002 से आज तक जितने भी साल मैंने काम किए, मैं उनकी टीचर नहीं, मैं उनकी मदर हूँ। जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो मुझे ऐसा ही लगता है, अगर घर में मेरे बच्चे को कुछ मिलता है, तो वो उनसे दुगना स्कूल में बच्चों के लिए मिलना चाहिए, तभी मेरी सैटिस्फैक्शन होती है। तो इसकी वजह से हमने कभी सेविंग्स के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि 20 बच्चों को या 40 बच्चों को मेरे बेटे के साथ-साथ देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरी अकेले की हाथ नहीं, सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड माधुरी और मेरे जितने भी रिलेटिव्स दोस्त हैं, सब लोगों ने साथ दिया। तो तब जाके जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तब मुझे जब वो 1 साल का 2 साल का था, तो मुझे ह्यूटागोजी के बारे में पता चला। 2002 ये 2000 में इन्वेंट किया गया ह्यूटागोजी, तो कभी मेरे इंडिपेंडेंट रिसर्च में आ गया वो, और मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ा-सा भी आई मीन जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आई फेल्ट लाइक ये पीडीएफ लोगों के लिए ही नहीं, छोटे बच्चों पे उनको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो तब जाके मैंने छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, इतने बड़े भी नहीं, बहुत छोटे एक्सपेरिमेंट्स मेरे बच्चे पे किया। तो उसके बाद जब वो इतना सेल्फ सस्टेन्ड हो गया, 2 साल की उम्र में, तो मुझे लगा अपने आप कुछ काम करने लगा। अब जिसको वो अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे से करने लगा। पेंटिंग हो या क्रेयॉन्स उनको अगर करना हो, पहले इमिटेशन के ज़रिए उसने सीखी, फिर उसके बाद अपने आप जो अपने दिमाग में आता था वही करता था। तो मुझे लगा अच्छा है, कैसे तो सिखाते मैंने हैं आप अपने ये? स्कूल में हाँ, तो अपने स्कूल में स्टार्ट किया।
तो तभी उसी टाइम पे ये कॉर्पोरेट स्कूल में काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल में। तो हम दोनों ने मिलके क्या किया कि अच्छा डेवलप करते हैं। तो इनको तो इतना ज़्यादा चांसेस नहीं थे क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल था, लेकिन जहाँ पे भी चांस मिलता तो ये वो इम्प्लीमेंट करते थे। तो इनकी जो सोशल स्टडीज़ की तेलुगु की सब्जेक्ट है उनको सिखाने की, तो ये मैपिंग बहुत अच्छे से सिखाते थे ह्यूटागोजिक मेथड से। तो ये बहुत कैसे सक्सेस रहा, सिखाते जो हैं? 10वीं के हाँ, 10वीं के बच्चे होते थे, मैपिंग में फर्स्ट क्लास होते थे। तो मैं पूछती थी ऐसे कैसे? मैपिंग में तो मेरी दिमाग चला जाता कि इंडिया यहाँ है, ये वहाँ है, वो वहाँ है, कैसे? तो ये उनको ना ऐसे मोटिवेट करते थे कि बच्चे अपने आप ही मैप करने लगते थे, मैप पॉइंटिंग। तो उनको इतना अच्छा से एक्सरसाइज हो जाता था अपने आप ही इंटरेस्ट के ज़रिए। तो ये बहुत सक्सेस था उनका। फिर जाके हम दोनों ने इसे इम्प्लीमेंट करते रहे, करते रहे। फिर उसके बाद मेरी 10 12 12-13 साल पहले से 2013 13-12 से मेरी तबीयत को पता नहीं क्या हो गया। बड्डी के बाद तो 2 और अबॉर्शन्स थे मेरे। मेरी हेल्थ डिटीरियोरेट करने लगी और 10 साल के टाइम में ये डार्केस्ट पीरियड था मेरे लाइफ में और हम तीनों के लाइफ में, क्योंकि पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, पता ही नहीं चलता था। जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ एक कॉम्प्लिकेशन के लिए तो वो पूछते हैं ऐसे कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है आपके साथ? अगर डॉक्टर आपसे पूछे कि आपके साथ क्या हो रहा है तो आप क्या जवाब दोगे? उनको भी पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हर चीज़ के लिए मैं मेडिसिन लेती गई और उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो गया। इस स्टेज तक कि लोगों को अ, लगने लगा कि मैं शायद अभी नहीं बचूँगी। बिना कोई नाम के डिसीज़ के मैं मर जाऊँ। तो तब जाके तब मैं बहुत काम करती थी। इट वाज़ लाइक पता नहीं इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ मेरे मेरे डैडी जैसे बोलते हैं, हर चीज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ होता है, उनका वही मंत्रा था। जो कुछ भी हो जाए वो यही बोलते थे, एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। तो मैं उस टाइम पे अ, आई वांटेड नॉट टू गो इंटो डिप्रेशन। क्या हो रहा है मेरे साथ? और मेरी स्किन ऐसी हो गई थी, इस कलर में हो गई थी, मेरी फेशियल स्किन। अगर मेरे पिछले वाले जितने आप फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे तो आपको बहुत ही सरप्राइज़िंग लगेगा। अभी भी ऐसा ही है, लेकिन मेरी जो कलर थी वो सब गई। हाइपर पिगमेंटेशन हो गया मेरा, बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे। तो तब मैं डिप्रेशन से बचने के लिए इतना काम करने लगी कि मैं 24/7 रिसर्च किया मैंने, बुक्स लिखे, बहुत ह्यूटागोजी पे एक्सपेरिमेंट्स किया। उसी टाइम पे मैं स्टीवर्ट हेस जी से और उनके जो एसोसिएट्स हैं, ओ जो कॉन्टेक्सचुअलिस्ट्स हैं ह्यूटागोजी के, निगल एक्लिसफील्ड, फ्रेड गार्नेट, उनसे मैं फेसबुक के ज़रिए मिली। उनके साथ मिलके काम किया। मैं रातों को सोती नहीं थी, एक न्यूज़पेपर के लिए बहुत काम किया, जर्नलिस्ट बन गई, इतने सारे आर्टिकल्स लिखे मैंने आईएएस वालों के लिए। जो मेरे अंदर था ना कि मैं आईएएस नहीं बन पाई, तो मैं आईएएस वालों के लिए मैं आर्टिकल्स लिखने लगी, सिविल सर्विसेज़ के लिए। तो ऐसे पता नहीं मैंने कितना काम किया, बहुत सारी कहानियाँ लिखी, पोएट्री लिखी। इट वाज़ द पीरियड दैट वाज़ द डार्केस्ट एंड दैट वाज़ द ब्राइटेस्ट फॉर मी। तो उसके बाद जो बड्डी था वो बहुत अच्छे से आई मीन परवरिश उसकी अपने आप ही हो गई। ही वाज़ अ ह्यूटागॉग। तो फिर 2021 में मुझे डायग्नोज़ हुआ कि ब्रेन ट्यूमर कुशिंग्स डिसीज़ है। तो वो रेयरेस्ट रेयर डिसीज़ है जो पता ही नहीं चलता। डायग्नोसिस किसी की होती ही नहीं है। इंडिया में शायद, इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में उसकी डायग्नोसिस बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि जब आपके पेट का कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। चेस्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, आप कार्डियो के पास जाते हो। किडनी में स्टोन्स इतने बड़े-बड़े स्टोन्स आ जाते हो, तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। ऐसा हो जाता है, लेकिन क्यूर कभी नहीं होता। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लो लेकिन क्यूर नहीं होता। तो फिर उसके बाद जब हार्मोन टेस्ट वगैरह हुए, मेरे एमआरआई हुआ, तब जाके एमआरआई में इतना-सा ट्यूमर दिखा।
और उसके बाद जितने भी हार्मोन टेस्ट हुए तो उसमें ये पता चला कि मुझे कुशिंग्स डिसीज़ है। वो मेरे सर में पिट्यूटरी ग्लैंड में 10-12 साल से पड़ा हुआ था, उसी के वजह से ये सब चल रहे थे मेरे शरीर में। तो तब हमारी तो ऐसे हो गई कि वी वर लाइक शॉक्ड। तो मैंने पहले तो मेरे हस्बैंड को नहीं बताया, पहले रिपोर्ट मैंने ही देखा था। फिर हमारे जितने भी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, आई एम ब्लेस्ड टू हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी। इतने सारे लोग हैं मेरे सराउंडिंग, डॉक्टर्स भी जितने अच्छे थे, उन्होंने मुझे ठीक से गाइड किया। फिर जाके अ, मेरी सर्जरी के लिए हमने एपी में बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट की। तो उन्होंने कहा, जिस पार्ट में आपकी जो ट्यूमर है, वो हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट तो है नहीं। अगर कोई डॉक्टर आपसे कहे कि मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, तो ट्रस्ट मत कीजिए, यहाँ पे ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो तब मैं हैदराबाद गई, तेलंगाना, वहाँ पे गई। वहाँ पे मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखे, लेकिन एक डॉक्टर मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड माधुरी के फ्रेंड थे, तो उन्होंने चांस लिया, ठीक है मैं करूँगा। तो उन्होंने यूरोप से 1 एंड हाफ करोड़ का अ, आई मीन वो फाइन इक्विपमेंट इम्पोर्ट किया और उसके ज़रिए ट्रांसफेनॉइडल सर्जरी की मेरी। अभी इस महीने 6 तारीख को 2 साल हो गए मेरे सर्जरी को। तो इस ग्रेट। दौरान जो मैं ह्यूटागोजी के साथ चली, तो तब हमने ये तय किया। मैं जब ऑपरेशन के लिए जा रही थी, तो मैंने एक ही बात पूछी। मैंने ये नहीं पूछा कि बड्डी कैसे जिएगा मेरा बेटा, या तुम कैसे जियोगे? बिकॉज़ बड्डी को मैंने ऐसे ट्रेन कर दिया ह्यूटागोजी में कि ही कैन सर्वाइव एनीवेयर, ही विल बी ओके। पैसों की तो हमारे पास कोई बात ही नहीं होती है क्योंकि हम सेविंग्स नहीं रखते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि 19 साल हमने इतना रिसर्च किया, इतने बुक्स लिखे, इतना कुछ किया ह्यूटागोजी के लिए, तो अभी अगर मैं नहीं रहूँगी, तो इसका क्या होगा? तो तब जाके हमने सोचा कि ठीक है, एक ब्रेनरी, उसका मतलब है कि एक इंस्टीट्यूट, आई मीन लर्निंग सेंटर लाइक। तो हमने वो शुरू करेंगे, लेकिन मैं गई ऑपरेशन में, फिर उसके बाद वापस आई। वापस आके मेरा यही एक ड्रीम था कि मैं वापस आऊँ और वापस आके बच्चों को ना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे लेके जाऊँ। तो वो इट वाज़ लाइक पोस्टपोन्ड ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज़। तो मैं वापस आई, 1 मही 2 महीने के अ, बीच में ही मैं जॉइन कर लिया मैंने, और हमने लंदन स्कूल रिवरली प्राइमरी स्कूल के साथ हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रखा, एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से। तो ऐसे मैंने करके ना, तो फिर उसके बाद सितंबर 26th को ये वर्ल्ड ह्यूटागोजी डे है। तो उस ह्यूटागोजी डे पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, जो तब 18 इयर्स का हो चुका था, जुलाई 1 को 18 का हुआ, और सितंबर में इन्होंने वो रजिस्ट्रेशन करवाया ह्यूटागोजी ब्रेनरी का। तो अगर मैंने सोचा अगर मैं अभी ना रहूँ, तो मैंने कहा इसे प्रॉफ़िट में ऐसे मत सोचो, क्योंकि अ, पेरेंट को अगर ओपन होना है, टीचर को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना है, तो इतने सारे लोगों में ट्रेनिंग तो ठीक से नहीं हो पाएगी, अगर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। थोड़ा-थोड़ा करके लेते हैं, क्योंकि इनको मेरी सेवा करनी पड़ती है। मैं ऐसे बैठी हूँ, ऐसे ही बैठ सकती हूँ, क्योंकि मेरी टेलबोन की प्रॉब्लम है, मैं इतना ज़्यादा नहीं बैठ सकती, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं मेरे, कि मैं स्कूल जा सकती हूँ, वहाँ पे पेडागोजी की ट्रेनिंग दे सकती हूँ, फिर वापस आ सकती हूँ, लेकिन घर में कोई काम नहीं कर सकती। मुझे पूरे रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आई पे भी ये स्टेरॉइड की यूसेज की वज़ह से कैटरैक्ट आ गया, तो आई भी काम नहीं करता, राइट आई। तो इनको मेरी सेवा करने की पूरा दिन मुझे देखने का उसको ज़रूरत होता है, तो हमने सोचा कि थोड़ा-थोड़ा करके हम ट्रेनिंग देंगे। तो अभी यही चल रहा है, तो ये हमारी जर्नी है। इनके जो 17 साल, 18 साल इन्होंने जिस स्कूल के लिए काम किया, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने
इनको परमिशन दिया कि श्री प्रकाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने इनको परमिशन दिया कि आप ह्यूटोगॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वहीं से उन्होंने फिनलैंड में पेपर प्रेजेंट किया, और इसी दौरान जब मैं 2017 में मेरी इतनी पीक्स की कुशिंग्स की प्रॉब्लम्स थी, तब भी मैं फिनलैंड गई, गवर्नमेंट ने मुझे भेजा, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और मैंने वहाँ पे ह्यूटोगॉजी को इंट्रोड्यूस किया। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा रहा। तभी भी ओसीसी फिनलैंड वाले वो बहुत पसंद करते हैं, हम मिलके काम करते हैं। तो हमारी ऐसी, जैसे आप मिली ना कीर्ति, ऐसे ही बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जिनकी शायद मैं भगवान पे विश्वास नहीं करती। मेरे लिए तो मनुष्य ही भगवान है। तो आप भगवान हो मेरे लिए, जैसे आप मुझे, हम दोनों की स्टोरी को आप आगे बढ़ाओगे, या किसी के पास जाएगा तो कोई हिटोलॉजी के बारे में रिसर्च करेंगे, तो बच्चों के लिए क्या अच्छा है, वो रिसर्च करेंगे, उसे इम्प्रोवाइज करेंगे, या कुछ बुक्स लेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसकी एक एक अच्छी और एक अच्छी कॉपी बन जाएगी। अल्टीमेटली कोई भी बच्चा हो, बच्ची हो, उनको बेनिफिट होना चाहिए कि वो स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल ना हो एजुकेशन में। एग्जाम, स्ट्रेस, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उससे बाहर आ जा सके हम, तो इससे बेहतर और क्या होगा। ये तो पूरा एक फाइटर स्पिरिट है आपकी, जो अब तक तो मैं भी इतना नहीं जानती थी आपके बारे में। यू आर सच अ कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, होपफुल, हैविंग अ फाइटर स्पिरिट। और अभी आप डिप्रेशन में जाके भी इतने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी आप हर बार ऊपर उठ के आए हो, और आपने हर बार ये रखा है कि आई डोंट हैव टू गो इनटू डिप्रेशन एंड आई हैव टू टर्न माय एनर्जी इनटू समथिंग कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव। तो आपने हम्म। हर बार उसे कहीं न कहीं चैनलाइज़ किया है अपनी एनर्जी को पॉज़िटिव वे में। और जैसे आपने बोला कि एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, बहुत ही मतलब यहाँ आज की जो हमारी ये सेशन है, ये टॉक शो है, इसमें यही सबसे बड़ा हमारा कहते हैं ना, यही कोट सबसे बड़ा है कि हर चीज़ को जब हम उस टाइम पे नहीं देख पाते कि ये हमारे लिए क्या आया है, लोग कहते हैं कि क्यों हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया मेरे साथ ही क्यों हो गया, मैं मर क्यों नहीं जाता। बड़े सारे लोग हर छोटी-छोटी बात पे, आजकल बच्चे भी बोल रहे हैं, किड्स आर स्पीकिंग दिस वे। अरे क्या ज़रूरत है, छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स में जब फेल हो रहे हैं वो लोग, दे आर कमिटिंग सुसाइड। सो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि कल को हम उसी चीज़ के लिए थैंकफुल भी होते हैं। सो यू हैव This is the रियलाइज्ड एंड only reason, this is one of the best reason my husband started Heutagogy, because he will talk about it। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ट्रांसलेट करती हूँ। श्योर, तो श्योर, वी कैन स्पीक इन उन्होंने, इंग्लिश एज़ वेल, हाँ, नॉट अ उन्होंने जो ये सारी जो हिटोलॉजी की, आई मीन लाइक ये एक्सपेरिमेंटेशन या ये ब्रेनरी शुरू की, उसकी वजह ये बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी। नो प्रॉब्लम। डेंट रिपोर्ट। और बंगाल राजू सर, जो मैपिंग में व्हाट यू हाउ यू टीच द मैपिंग, प्लीज टीच स्मॉल टॉपिक हियर तो एज पहले वेल, सो दैट ये उसके बारे में आज ही सूझ बच्चे सीख जाएं। कोई बच्चे कॉन्शियस ले। बच्चे हों जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज देख रहे हों इस टाइम पे, तो वो भी कुछ सीख जाएं, साथ के साथ एक एक टॉपिक गेन करके चले जाएं, सो दे विल आल्सो हाँ, लर्न। तो ये पहले ना वो అదే సూసైడ్ ఎందుకు చేసుకుంటారు, ఏ సర్వే అది? హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. సో దాని గురించి మాట్లాడు. నీకెందుకు అలా అనిపించింది అని, ఆ తర్వాత నేను మాట్లాడతాను. సో థ్యాంక్ యూ. యూ ఆర్ యా ఓకే, నేను తెలుగు. ఇంగ్లీష్. ఇట్స్ I'm basically economic student. I'm a economics student in the PG. So every day I watch the paper and learn the news about the Human Development Index. What is the poverty, GDP? Like I'm observing every day. Then every day I saw the Human Index Development strategy. Then I'm a teacher. Then I saw educational the sector and whatever maybe. Then every year 25 to 30 students committed suicide because of educational stress. Then I feel very sad. Then I so
So how it is stopping the suicidal tendency. It's a basically a education system. So then I'll start what is that say the small stories in the classroom, motivate the children, and 10th class students, intermediate students, I talk to them. So but in front of me many students because in the surrounding areas so committed suicide because of MSET rank or NEET rank or whatever maybe. So then I felt very sad, and it's maybe I feel very bad actually. So what can I do? What should I do about to stop the student suicides? So then I'll start one experiment that is called introspective pedagogy. Then introspective means I studied about uh, inner qualities, and that means competencies. Then I trigger the point. Then you like a you have some great quality. You are the great. You are the unique. I provoke them. Then the students are happy. Then I conducted 1 year program. I introduced the one book. That book name is Good Book. The Good Book means like Guinness Guinness Book of World Record. Like then I introduced many qualities. What is that? Discipline and self-respect to self-discipline. Whatever qualities are there, then I bring out the student from the students, and identify that through the according to the way I gave the suggestions, education. Then 1 year program I was conducted. Then after their dreams, they have a dreams. Whatever maybe some child who want to talk about in front of the public. So like anchor. Then they have some problem because of shy. So then when I'm explaining you are the best, I'm supporting. Then after 6 years, they met me and talk to me. I'm now anchor, sir. I speak very well, good English. I'm doing something. I'm a scientist, and I'm doing science experiments. Like they're explaining me. Then I'm very happy. Then that's why I'm starting introspective pedagogy in the corporate sector. I'm implementing only 30%, 20 to 30% in the corporate sector. So when I'm implementing 100%, then definitely student mindset will change. They're facing challenges. They'll believe themselves, and they can do anything. They can live happily. Then I think that's why I'm starting Takaji Brainery. Uh, so now I talked to many students and went to many schools. I gave the training and motivation, whatever maybe what I know, I'm explaining and train them. Then it's going on. So because of that reason, the Human Development Index report. report every year 25 to 30 students committed suicide because of 15 to 20 years, 15 to 20 years age people. So it is uh, mm, uh, it's a very I can't explain that. I sometimes I cried because they are well valuable human resource in our country. So because they committed suicide means because of reason only stress, educational institutions and parents. The comparing others, they want to uh, mm, exposing my child got first rank, my child got this seat, my child engineering or doctor. Like they're exposing them. That's why they're what is that? The parents and the teachers and education institutions bring what is that? Give the more pressure to the child brain. They can't observe their what they want, what they have to know. They can't observe because it's a
Actually, it's cold-blooded murder like that. We really, the parents and teachers or whatever institutions kill the child. It's it's very it is going on now, still also going on now. So the education system is different. That's why I was changed and introduced the bravery and pedagogic method. Uh, this is the way. Thank you. आपकी आवाज नहीं आ रही है। So, okay, right. अब आ रही होगी ना? So हाँ, I आ रही said है। you gave such a valuable. This statement is very valid that the children are valuable resources. They are an asset to a country and to the world. They can bring so much of change and can contribute to the society if they are really taught and fed well properly. So this is really important how they grow up and what kind of environment they get while growing. So this is really important. सो ये जो ह्यूटागॉजी है इसका आप करिकुलम कैसे कंप्लीट करवा पाते हैं क्या पूरा जो हमारा हुँ, जैसे हेयर इन दिल्ली इट इज अ सीबीएसई curriculum there also you must be having either state board or हुँ, state curriculum so in Vishakhapatnam you are हाँ। तो करिकुलम कैसे कंप्लीट करवा पाते हैं क्या यही प्रेशर होता है सभी टीचर्स पे और स्कूल्स पे कि एक्टिविटी बेस्ड करवाने से या डिस्कवरी बेस्ड अगर हम स्टडीज करवा रहे हैं तो करिकुलम कंप्लीट करवाना एक टास्क हो जाता है हाँ, ये बहुत सारे टीचर्स जब मेरी बुक निकलती है या मैं कुछ करती हूँ, बच्चों के एक्टिविटीज़ न्यूज़पेपर में आते हैं, तभी तो दूसरों को पता चलता है ना। पहले तो मैं जब एक्सपेरिमेंट्स करती थी, मैं किसी को बताती भी नहीं थी। कभी एक बार कोई न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट आते थे स्कूल को देखने के लिए, फिर वो देखते थे मेरा क्लासरूम और उनको सरप्राइज़िंगली लगता था कि ये क्या हो रहा है इस क्लासरूम में। तो ऐसे न्यूज़पेपर की वजह से पेडागोजी बाहर है एक्चुअली, अदरवाइज़ तो मैं अभी तक किसी से बताती भी नहीं शायद। तो मैं बस अपने आप काम करती रही। तो फिर बात ये है कि सब बहुत सारे टीचर्स मुझसे यही पूछते हैं कि आप करिकुलम सिलेबस उसे हम बहुत बड़ा वर्ड है सिलेबस, तो उसे आप कैसे पूरे करते हो? बच्चों को एग्ज़ाम्स लिखना होता है, असेसमेंट देना होता है, तो उसके लिए ये सब कैसे चलेगा? तो मुझे तो स्टेट सिलेबस ही लेना है, तो हमारे यहाँ ना जहाँ भी एजुकेशन सिस्टम है और अगर आप एनईपी 2020 को लेंगे या पिछले वाले जो एनईपी है उनको लेंगे, तो उसमें क्या है कि हम यही बोलते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज़ द बेस्ट एजुकेशन। तो मैं क्या बोलती हूँ पेडागोजी में है कि चाइल्ड सेंटर्ड में तुम ना बताओ भाई, उनको करने दो। उनको जो अच्छा लगता है उन्हें चूज़ करने दो, उसे करने दो। देखो क्या रिज़ल्ट मिलता है तुम्हें, अच्छी ह्यूमन रिसोर्स मिलेगी। तो हम करिकुलम में क्या करते हैं, तो मैंने क्या किया कि अगर करिकुलम को मैं तेलुगु पढ़ाऊँ, हमारी जो मदर टंग है, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाऊँ, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंसेज़ पढ़ाऊँ, बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ। ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे प्राइमरी में। अगर आप हाई स्कूल में जाओगे तो सब्जेक्ट्स तो इंक्रीज़ होंगे। तो मैं कैसे पढ़ाती हूँ? मैंने क्या किया कि अगर मैं एक-एक पीरियड में या 2-2 पीरियड में ये सब लेके पढ़ाऊँ, तो मैं हेटागॉजी कभी नहीं सिखा पाऊँगी या ट्रेन नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद बच्चे अपने आप हेटागॉजी को इम्प्लीमेंट या एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएँगे। तो मैंने क्या किया कि थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। मैं यही बोलती हूँ कि हर टीचर को एक साइंटिस्ट बनना होता है। एक्सपेरिमेंट्स करो। जो उनकी जो रिज़ल्ट होता है, प्रोसीजर होता है, चैलेंजेस होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करो, फिर उसके बाद ना उस पे काम करो। तो ऐसा ही चलता रहा और मैंने क्या किया कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे और उनके साथ मैंने 2-3 और सब्जेक्ट्स जोड़ लिए। अब तो टीचर्स को गुस्सा आ जाएगा मेरे ऊपर कि 4 ही काफ़ी नहीं है, आपने 3-4 और डाल दिए, कैसे?
तो मैंने क्या किया कि मैंने आपको पहले बताया था कि अ, मैंने आपको पहले बताया था कि क्या बताया था? हाँ, गेम्स। जब मैं पहले सर्विस में आई थी, तब बच्चों को मैंने गेम्स के साथ सिखाया, तो वो सब लोग अट्रैक्ट होके स्कूल में आने लगे। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने बनाई कि तब मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, शिवा जास्ती करके, तो उन्होंने एक बुक पब्लिश किया। उसमें क्या था कि 100 विलेज गेम्स पूरे जितने अच्छे से ड्राइंग्स बनाई उसकी, पेंटिंग्स, उसके बाद जो गेम होता है, वो गेम का डिस्क्रिप्शन हुआ। तो हमने क्या किया कि शिवाजास्ती जी से वो शिवाजास्ती जी ने हम मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने बहुत सारे बुक्स वगैरह भेजते रहते, ये बुक भी मुझे इनॉग्रेशन के टाइम पे दिया। मैंने क्या किया, इसको इन्वॉल्व कर दिया सब्जेक्ट में, सिलेबस में। तो ये 100 गेम्स जो होता है, ये बुक देखिए आप। आपको दिखाई दे रहा है? ये है, ये इंग्लिश हाँ। वर्ज़न में भी है, तो इसमें 100 विलेज गेम्स होते हैं, जिसमें नीचे ये भी लिखा होता है कि ये गेम खेलने से बच्चों के कौन से 21st सेंचुरी स्किल्स, स्पोर्ट्स स्किल्स या कोई भी स्किल्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं, वो भी मेंशन किया है, वो हम भी जानते हैं। तो मैं क्या करने लगी कि इस गेम्स के ज़रिए मैंने जो लेसन था, अगर एडिशन है मैथमेटिक्स में, ईवीएस में अगर आपको अ, वाटर के बारे में बताना है या हार्ट के बारे में बताना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इकट्ठा करके एक या 2 गेम्स में डाल दिया। तो तब गेम्स के ज़रिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर कर सकी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सुबह-सुबह 9:15 को जब हमारा क्लास शुरू होता है, तब वो कोरिलेशंस के साथ शुरू शुरू होता है। तो मैं क्या करती हूँ, कोरिलेशन का मतलब है, यार जितने भी 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको क्लब करो। जितने भी उस महीने का सिलेबस होता है, उस सिलेबस को मैं क्या करती हूँ, क्लब करती हूँ। उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके, मैं उसके ज़रिए एक बड़ा-सा पिक्चर बनाती हूँ ब्लैक बोर्ड पे। तो ब्लैक बोर्ड पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन सबको मिला के एक बड़ा-सा पिक्चर बच्चे ही ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम मैजिक पॉट यानी एक बुक है, वहाँ से छोटे-छोटे पिक्चर्स को लेके ना एक बड़ा पिक्चर जो एक कॉन्सेप्ट देता हो, वो बना देते हैं। सो फिर उसके बाद शुरू होता है हमारी कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट, वो भी स्टोरी के साथ। एक स्टोरी मैं बनाती हूँ, 3-4 दिन स्टोरीज़ को बदलते-बदलते कॉन्सेप्ट वही रहता है। अगर एडिशन सिखाना है, सब्ट्रैक्शन सिखाना है, तो स्टोरी में ही आ जाता है। अगर हार्ट के बारे में सिखाना है, वो भी स्टोरी में आ जाता है। और उसका ये है कि बच्चे जो क्लास के बच्चे होते हैं, उनके नाम आई मीन रोल उन्हीं के होते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट एडिशन सिखाना है, तो मैं क्या बोलती हूँ, हमारे क्लास में जो है एक बच्ची जोशना करके है, तो मैं बोलती हूँ, जोशना एक दिन बाज़ार गई। तो उनको इतना एक्साइटमेंट होता है, आप सोचो एक बार कि आपके नाम से आप इमेजिन करते हो कि आप कहीं जा रहे हो। आप ही वो मूवी के या स्टोरी के पात्र हो। तो ऐसा चलता है। तो फिर उसके बाद जो रीडिंग राइटिंग की कॉन्सेप्ट होती है, वो बगल में हो जाता है। तो क्या है, कोरिलेशन में स्टोरी के साथ पूरे सब्जेक्ट आ जाते हैं। 2 पीरियड्स में मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेबस के ज़रिए कंप्लीट हो जाते हैं। जो एक्सरसाइज़ होता है वो मैनुअल लर्निंग में आता है। कोरिलेशन के बाद मैनुअल लर्निंग, इंटरवल से पहले। आपने तो सारा मैनुअल लर्निंग इंटीग्रेट में कर क्या दिया। करते हैं, हाँ, मैनुअल लर्निंग में राइटिंग, रीडिंग जितने भी एक टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज़, वर्क बुक एक्सरसाइज़ होते हैं, वो कर लेते हैं। फिर जाके थर्ड सेशन लंच के बाद डिजिटल लर्निंग आता है। बच्चों के लिए हमने सारे बच्चों के लिए टैब्स खरीदे हैं। जब कोरोना का वक़्त था, तब हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत कोलैप्स हो गई थी, तो मुझे ये मंज़ूर नहीं था। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने अपने फ्रेंड्स से बात की, तो 13 फ्रेंड्स ने अ, टैब्स खरीदे, जितने भी मेरे क्लास के बच्चे थे, उस सब के लिए टैब्स, इलेक्ट्रॉनिक टैब्स खरीदे। तो अभी ये तीसरा साल 2020 नवंबर में हमने खरीदा था, तो अभी तक वो 3 साल से वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये अभी मैं नए स्कूल में आई हूँ, तो यहाँ पे भी टैब्स है बच्चों के पास। तो वो क्या करते हैं, मेरी डिजिटल क्लास है, अगर सबको एक साथ देखना है, तो वहाँ वहाँ पे मैं
पीपीटीज या जितने भी वीडियोस वगैरह मैं यूट्यूब से या अपने आप बना के वो सब दिखा देती हूँ। और यहाँ एपी गवर्नमेंट के बारे में बताना है आपको कि एपी गवर्नमेंट के जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें क्यूआर कोड होता है, शायद आपके टेक्स्ट बुक्स में भी होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्यूआर कोड इंट्रोड्यूस किया। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने टैब को लेते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, फिर उसके ई बाद बुक आ जाती है। उनको लेसन्स मिल जाते हैं दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म में। सो दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वो असेसमेंट भी कंप्लीट कर देते हैं उसमें। तो ये डिजिटल लर्निंग का सेशन हुआ 2 पीरियड का। फिर बाद में हमारे 2 पीरियड्स बच गए हैं। अच्छा लगा तो आपको ये इतनी भी? आपकी लगातार अनथक मेहनत है कि स्कूल भी जा रहे हैं, एक्स्ट्रा भी सारी तैयारी कर रहे हैं, फिर उनको हाँ, फाइनेंशियली एड भी कर रहे हैं। तो ये लगातार कंटिन्यूअस मेहनत है। इसी पे कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी रहे और परसिवरेंस रहे तो आदमी क्या नहीं कर सकता। तो कुछ भी तो करना ये 2 चाहते हैं पीरियड्स तो जो कोई बच जाते अड़ंगा हैं ना, डाल नहीं सकता। तो ये 2 पीरियड्स जो बच जाते हैं, हम एसयूपीडब्ल्यू सोशल यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, हमारे क्लास को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ड्रामा करते हैं, लाइब्रेरी पीरियड लेते हैं। हम बहुत सारे और फील्ड ट्रिप्स में भी जाते हैं। बाहर चले जाते हैं हम। बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और जैसे ये वेंडर की दुकान होती है, ग्रोसरी के दुकान होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, एमआरसीएमएन हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग पे जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, सब जगह हम घूम के आते हैं। यानी इसका भी टाइम हम निकाल सकते हैं यूटोलॉजी के ज़रिए। मुझे पता नहीं, मेरी इतनी ही सोच है, इतनी ही दिमाग है, तो मैं इसको ऐसे फ्रेम कर पाई, ये लोकलाइज़ करके मैंने फ्रेम किया। इसे तो फ्रेड गार्नेट, निगल और स्टीवर्ट हिल सबको पता अच्छा लगता है ये मेथड जो मैं करती हूँ। तो ये हर इंटरव्यू में उनके पास मेरे बारे में बोलते रहते हैं, हमारे बारे में कि ऐसा मेथड बहुत ही अच्छा है। लेकिन पता नहीं, आप हो कीर्ति जी, आप कुछ और कर सकती हो, आप कुछ और लोकलाइज़ कर सकते हो, इससे भी ज़्यादा सिम्प्लीफाई कर सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो आप। तो ऐसे टीचर्स को ना, इसे नहीं, कोई दूसरा मेथड ले लो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी हो सके इतना एंटरटेनिंग, इतना नॉलेजेबल ऐसे बनाओ कि बच्चे जैसे बोलते-बोलते आपसे सीखते हैं माँ करके, तो माँ बोलने लगते हैं ना ज़िंदगी भर, उसके बारे में तो भूल नहीं जाते हैं। आपको अगर माँ बुलाया तो ज़िंदगी भर माँ बचपन बुलाएँगे में ना, सीखा तो हुआ तो ज़िंदगी भर याद रहता हाँ, है। तो बचपन में जो सिखा दिया बच्चों फिर को हम ये कॉन्सेप्ट के बोलते साथ। हैं, हम दोनों ये बोलते हैं कि अगर माँ ज़िंदगी भर याद रहेगी या कोई भी काम आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, तो लर्निंग क्यों नहीं हो सकती है ज़िंदगी भर? क्योंकि मैं अभी भी लर्नर हूँ, ये अभी भी लर्नर है। तो आपकी हम लेगेसी अभी भी आगे चलने सीखते वाली रहते है हैं। आपने। हाँ, हाँ, क्योंकि अभी भी ये सीखते तो रहते लर्निंग हैं, प्रोसेस है। तो हम क्यों नहीं सीखे? टीचर्स क्यों नहीं सीखे? बच्चों पेरेंट्स की क्यों नहीं डिमांड्स और सीखे? हुँ, बच्चों की मैं डिमांड्स और बोलती टाइम की हूँ, डिमांड लगातार चेंज हो रही है। तो उसी के एक लिए टीचर साथ-साथ ही नहीं। लगातार हर हर फील्ड में हुँ, लगातार सीखते रहना पड़ रहा है। और हुँ, उसी टाइप की एक्सेप्टेंस अब जितने भी जो जनरेशन आ रही है उसके अंदर ये रहना पड़ेगा। पहले की जनरेशन ऐसी होती थी कि एक बार जो सीख लिया, गवर्नमेंट जॉब लग गई, सेटल हो गए, स्टेबल हो गए, सैलरी आ गई, अब फैमिली देखो, बच्चा देखो, शादी करो। Yes. अभी आजकल क्या है, यू हैव टू कंटिन्यू योर लर्निंग एवरी टाइम, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। जितना चेंजेस आ हुँ, रहे हैं, मॉडल्स चेंज हो जाते हैं, एवरी टाइम देयर इज अ न्यू अपडेट। तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली लर्न कि अभी क्या नया आ गया, इसको करना पड़ेगा। पेटीएम मनी आ गई, अब अभी क्या है, सब डिजिटल मनी हो रही है। तो पहले पेपर मनी थी, खाली कॉइन्स ही थे। अब वो सब सीखे बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, वेदर इट इज पोस्ट और जो भी है। हुँ, इंटरनेशनल हब है हमारा, तो हम लोग उसमें अगर जाना है तो हमको ये सब अब सीखते ही रहना पड़ेगा। उसमें तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। और आपने जो इतना सारा एफर्ट लगाया है, और जो स्टीवर्ट हेज ने यूनिवर्सिटी के लिए चलाया ये काम, आपने उसको छोटे बच्चों में कन्वर्ट कर दिया कि ये बच्चे भी सीखें हमारे यहाँ के, और गरीब बच्चे भी पीछे ना रह जाएं। उसके लिए आपका जो एफर्ट है बहुत ही सम्मानजनक है, मतलब सैल्यूट बनता है आपको। और आपके अरे हस्बैंड को नहीं, भी जो साथ दे रहे हैं। अच्छा, अभी एज अ टीचर से, सर्विस से आप डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरियल में चले गए, वो भी एक लर्निंग है। क्योंकि जो सर्विस माइंड के होते हैं ना, बिजनेस नहीं आएगा कि आपने हुँ, अपना ही क्यूटागॉजी ब्रेनरी के नाम से इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा, वो काम
वो भी एक अलग ही लर्निंग है। और इसमें आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपका सपोर्ट भी किया है, बट ये भी एक अच्छा है कि आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं, सब लोग सीख के जाएँ। और इतने ब्रेन सर्जरी के बावजूद, इतने अबॉर्शंस के बावजूद आपने ये सब मैनेज किया है, और जो भी आपके फिजिकल कंडीशंस हैं उस सब के बावजूद आप ये सब कर रहे हैं, तो हिम्मत है और इसी हिम्मत को बनाए रखिए। और थैंक अपने यू। दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि सीखिए आप लोग भी ह्यूटागोजी, ये लोग हैं यहाँ पर सिखा रहे हैं इंडिया में सभी को। एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी और को सिखाना है। और यहाँ पर ये अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि ये स्टोरी ने आपको कुछ भी इंस्पायर किया है या आपके अंदर कुछ तरह का चेंज आपने महसूस किया, तो ज़रूर लिखिए कमेंट्स में, बताइए हमें, जिससे हमें पता चले कि स्टोरी फ्रूटफुल रही और उनकी भी हिम्मत बढ़े, हमारी भी हिम्मत बढ़े जो हमने ये टॉक शो चलाया है। ऐसे ही स्टोरीज हर सैटरडे को आती रहेंगी। तो आप ये चैनल को पीस एंड ऑल एंड फाइंडिंग लाइफ एफबी पेज को कर सकते हैं। मैं एक काउंसलर एंड फैमिली थेरेपिस्ट हूँ, और अगर आपको मुझसे कोई इंडिविजुअल काउंसलिंग चाहिए है तो ये नंबर फ्लैश हो रहा है 8368136160। इस पे आप व्हाट्सएप से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक नमस्कार। यू।